हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा इसके मीनिंग, वर्क एंड रोल के साथ साथ इसके गठन से लेकर अब तक इसके बदलते स्वरूप को भी देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के इसके पीटी प्लस मेंस में इससे जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी जैसे एग्जाम में भी इसके कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविज़न के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कंटेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज़ पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वेरियस कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविज़न, पीसा एक्ट 1996। इन तमाम आस्पेक्ट्स पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज सिस्टम। इंडिया में पंचायती राज शब्द का जो मतलब है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, यानी कि गांव के एरिया में गांव के लोगों को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की व्यवस्था हुई, इसे ही रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी हो पाई वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही हो पाई। सरल शब्दों में कहे तो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके पहुंच को सुनिश्चित किया गया। पंचायती राज सिस्टम के सबसे जो पंचायती राज सिस्टम है उसको सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको पहली बार अपनाया गया था। और इसको एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया गया था? भारत के पहले पीएम यानी कि पंडित नेहरू के द्वारा इसको पहली बार इसको एग्जीक्यूट किया गया था। आगे चलते हैं। साल 1992 में, यानी कि 1992 में ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही हमारी सरकार ने इसको लीगलाइज किया गया। इसको लीगलाइज किया किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। इसमें किया क्या गया कि इसे ग्रास रूट लेवल पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और लोग उसके लिए काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था किसके थ्रू की गई? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू की गई। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, ये क्या था इसको समझते हैं। इन 1870 में एक फेमस मेयो रेजोल्यूशंस आया। इसके थोड़ा लोकल गवर्नमेंट लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन लॉर्ड रिपन इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में पहली बार लोकल गवर्नमेंट बॉडी यानी कि लोकल गवर्नमेंट का एक जो बोर्ड है उसकी स्थापना हुई, जो लोकल गवर्नमेंट के विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए लॉर्ड रिपन को इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इन 1882 provided the much needed democratic framework to this institution, and this is the considered to be the magna carta of local democracy in India। हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वो 1992 में हुआ। इसके बीच क्या हुआ देश में पंचायती राज के ऊपर, इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। साल 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है। उसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी गठन के पीछे कारण क्या था इससे समझते हैं। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने एक जो कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया था, कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी, जो 1952 में था, और एक नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस 1953 में चलाया था। ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर ये नहीं सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसको कैसे सही तरीके से काम करवाया जाए? इन दोनों कामों को मॉनिटर जो कर रहा था वो एक कमेटी थी, जिसके कमेटी के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता साहब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर वेरियस कमेटी गठित की गई थी पंचायती राज सिस्टम के ऊपर। इस कमेटी ने समय समय पर गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया गया था कि क्या रिफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है। एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाकर सरकार को सौंपा उन्होंने। जो जो कमेटी गठित की गई थी उसमें जो पहला कमेटी था वो बलवंत राय मेहता साहब का था। इस कमेटी कब गठित हुई थी
इसके क्या कारण थे, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। इसके मेन काउजेज़ के बारे में बात करते हैं। इस कमिटी का जो रिपोर्ट था, मतलब इस कमिटी ने अपना जो रिपोर्ट था वो नवंबर 1957 को सौंपा सरकार को। और उन्होंने ये बताया, इस कमिटी ने बताया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है। देश में जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है। जिसके बाद पंचायती राज बोला गया। उस समय इसको डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही कहा जाता था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंड किए थे उसमें जो मेन बातें थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज का जो फ्रेमवर्क होगा, जो सिस्टम होगा वो 3 टियर का होगा, यानी कि 3 चरणों में होगा। पहला जो था उन्होंने बताया कि जो पहला चरण होगा उसमें भाई ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत जो कि जो होगा विलेज लेवल पे होगा। एक पंचायत समिति होगा जो कि होगा ब्लॉक लेवल पे। एक जिला परिषद होगा जो कि होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम के बलवंत राय मेहता साहब ने बताया था। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि जो ग्राम पंचायत होगा, यानी कि ये वाली, उसके जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। मतलब इनके जो ग्राम पंचायत के जो पंच होंगे उनको उनको जो चुना जाएगा वो डायरेक्ट वोट डालकर ही चुना जाएगा। लेकिन बाकी के यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके जो मेंबर होंगे उनका जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट इलेक्ट करके उनको नहीं चुना जाएगा। इन दोनों को, इसके चुनाव जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे। इसके बाद बोला गया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सारा का सारा काम ये जो होगा वो लोकल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। और इनको सारा काम इन्हीं को दिया जाए, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे तो इनको पता होगा कि चीज़ों को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद बोला गया कि पंचायती राज पंचायत समिति जो होगा वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, यानी कि जो 3 लेवल की जो बात कही गई थी, और ये पहला सेकेंड वन जो था पंचायत समिति, ये जो होगा ना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है इसको समझते हैं। इसका काम जो होता है ना वो चीज़ों को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाना होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम। बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि जो पंचायत समिति जो होगा वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, और जिला परिषद जो होगा ना वो एक एडवाइजरी बॉडी होगा, और एक सुपरवाइजरी भी बॉडी होगा। जो जिला परिषद होगा, यानी कि इसको हम फ्रेमवर्क में समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत, यानी कि ये जो होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ये जो होगा ये ब्लॉक लेवल पे होगा, और ये जो होगा ग्राम लेवल पे होगा। इसका काम जो होगा एडवाइजरी का होगा। इसका काम जो होगा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये जो होगा ना इसको एडवाइस देगा, समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप इस चीज़ को काम करो, इसको प्रेशराइज करेगा। ऊपर से काम इसको एडवाइस देने का होगा, ये चीज़ों को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करेगा, और ये इस चीज़ को एडवाइस देगा कि भाई इस चीज़ को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस तरह चीज़ों को ग्राउंड पे करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जिला परिषद के जो चेयरमैन होगा, जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। मतलब जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनकी रिपोर्ट, यानी कि बलवंत राय मेहता साहब की रिपोर्ट को जनवरी 1958 में एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद जो दूसरी कमेटी है, सब इम्पोर्टेंट कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी को जो गठित किया गया था वो जनता पार्टी की सरकार ने किया था साल 1977 में। दिसंबर 1977 में इसके गठन हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी अगस्त 1978 को दिया था। इस कमेटी ने अपने जो रिकमेंडेशन है उसमें से 32 रिकमेंडेशन सरकार को दिए। 132 सुझाव सरकार को दिए। उन्होंने बताया कि ये ऐसे काम करो। इन्होंने जो मेन काम किया था अपने रिकमेंडेशन में, उन्होंने बताया था जो पंचायती राज सिस्टम का जो फ्रेमवर्क होगा वो 2 टियर का होगा।
यानी कि बलवंत राम मेहता साहब ने बताया था कि 3 टियर का होगा, लेकिन अशोक मेहता साहब ने बताया कि नहीं, पंचायती राज सिस्टम का जो फ्रेमवर्क होगा वो 2 टियर में होगा। वो क्या होगा? एक जिला परिषद होगा, एक जिला परिषद होगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक मंडल पंचायत होगा। मंडल पंचायत क्या होगा? मंडल पंचायत किसी एक गांव के लिए नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ विलेज के लिए होगा, यानी कि कुछ गांवों को मिलाकर इस मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। और ये कैसे होगा? पॉपुलेशन वाइज होगा, मतलब 15,000 से लेकर 20,000 तक की पॉपुलेशन अगर होगा तभी ये मंडल पंचायत बनाया जाएगा। आप वहाँ पे बना दो, 15 से 20,000 जनसंख्या के पर आप मंडल पंचायत बनाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसने अशोक मेहता ने कहा था। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट थी ना, ग्राम पंचायत, जिसकी बात बलवंत राम मेहता साहब ने कहा था, वो इसमें मिसिंग था। इन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो बताई थी, उन्होंने कहा था कि स्टेट लेवल के बाद इसके नीचे जो सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा। यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात कही थी, उस कड़ी में अगर पहला पॉइंट स्टेट की बात होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और रिस्पॉन्सिबली जो प्लानिंग अथॉरिटी होगा वो जिला परिषद ही होगा। मतलब इसी का काम होगा चीज़ों को ऑन ग्राउंड, सरल शब्दों में कहें तो जिला परिषद को ही अथॉरिटी होगी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है देश में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, इन सबों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनके इलेक्शन में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो होगा वो टैक्सेशन पावर भी देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, ताकि भाई आप उनको कर देने का अधिकार लगाओगे तभी तो वो अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खुद से जुटा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को टैक्स लगाने का एक पावर दो, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को जो खर्च होगा वो खुद ही वो कलेक्ट कर सके। कुछ पैसा जिला परिषद को दिया जाए। फिर उन्होंने कहा था कि कुछ पैसे जिला परिषद को दिया जाए और जिला परिषद प्लान करेगा, इसके अनुसार वो मंडल पंचायत को पैसा भेजेगा। मंडल पंचायत इस पैसे को नीचे लगाएगा, पैसे को नीचे लगाएगा, और सही तरीके से ये पैसा नीचे लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक एजेंसी अपॉइंट की जाएगी जो कि इसकी रेगुलेटरी करेगी कि ये पैसे को, यानी कि मंडल पंचायत पैसे को सही तरीके से लगा रहा है नहीं लगा रहा है। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी के द्वारा गठित की जाएगी। इन केस अगर पंचायत इंस्टीट्यूशंस को किसी कारण से सस्पेंड किया जाता है, करने की नौबत आती है किसी कारण से, तो 6 मंथ के अंदर इसकी गठन कर देना चाहिए, क्योंकि बिना पंचायत इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क नहीं चलेगा। फिर अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी, मतलब अशोक मेहता की जो कमेटी का जो पूरा फोकस था वो डिस्ट्रिक्ट को था। उन्होंने उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो सारा काम जुटाएगा वो डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, यानी कि जिला परिषद को। इसके अलावा जो अशोक मेहता कमेटी ने बताया था कि एक न्याय पंचायत भी होगा, जो कि डेवलपमेंट पंचायत से अलग होगा। यानी कि इन्होंने दो तरह की पंचायत की बात कही थी, मतलब सेपरेट पंचायत बनाई थी। एक न्याय पंचायत जो न्याय व्यवस्था के लिए काम करेगा, एक डेवलपमेंट पंचायत होगा जो गांव में विकास से जुड़े कामों को देखेगा। इन दोनों को अलग अलग करके बताया था इन्होंने कि दोनों सेपरेट होना चाहिए, अलग एक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइज देने की बात कही थी पंचायती राज को। अशोक मेहता साहब ने कहा था कि भाई आप इसको एक संवैधानिक दर्जा दीजिए इस इंस्टीट्यूशंस को। इसके बाद जो कमेटी थी, यानी कि थर्ड कमेटी थी GV.K. राव कमेटी। इस कमेटी का जो नाम था रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एविलेशंस प्रोग्राम। इसके जो चेयरमैन थे GV.K. राव थे। इनका जो गठन था 1985 में किया गया था इस कमेटी का गठन। इसका गठन प्लानिंग कमीशंस ने किया था। मतलब इस कमेटी का जो गठन था, इसका जो गठन के पीछे का जो वो थे अथॉरिटी थे, वो प्लानिंग कमीशन थे। इस कमेटी ने बोला कि डेवलपमेंट प्रोसेस
होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर जो हो रहे हैं। मतलब इस कमेटी ने बताया कि डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, और वो जो ग्राउंड लेवल पर जो हो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटाइज हो रहे हैं, यानी कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स उसको चला रहे हैं, और वो जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को चला रहे हैं जिसमें पीपुल का पार्टिसिपेशंस नहीं हो पा रहा है। तो इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से काटने की ज़रूरत है, इसको अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन जिस मोटिव से लेकर आ रहे हो ग्रास रूट लेवल पर लोगों को पावर देने की, अथॉरिटी देने के लिए, लेकिन आप उसको भी ब्यूरोक्रेटाइज कर रहे हो, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सौंप रहे हो। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को कट करो और इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अलग करो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द लोअर लेवल, इनको इम्पोर्टेंस रोल देना होगा ताकि ये भी अपने अपने इन्वॉल्वमेंट को उतना ही काम कर सकते जितना कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, एक पोस्ट क्रिएट करना होगा। यानी कि इन्होंने बताया कि भाई आप एक डेवलपमेंट डेवलपमेंट सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का एक पोस्ट बनाओ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखेगा। इससे पहले जो वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑटोमेटिकली जो होते थे वो जिला परिषद के अध्यक्ष हो जाते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप इसके लिए एक सेपरेट एक सेपरेट पोस्ट बनाओ, जिस जिस पोस्ट का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये इस चीज़ को देखेगा कि चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसका पूरा अथॉरिटी पर्सन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया था कि नहीं, इस चीज़ को आप चेंज करो। नेक्स्ट कमेटी जो है एलन सिंघवी कमेटी। एलन सिंघवी कमेटी, इस कमेटी को 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने अपॉइंट किया था। इस कमेटी ने बोला कि आप इसको पुनर्गठन कीजिए, किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि डेमोक्रेसी आ सके, डेवलपमेंट आ सके। इस कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए, भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन रिक्वायरमेंट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया चैप्टर को ऐड किया जाए जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में एक मान्यता दर्जा दे। ऐसा एक चैप्टर ऐड किया जाए भारत के संविधान में। ये बात किसने कही थी? एलन सिंघवी साहब ने कही थी। एक न्याय पंचायत बनाने की बात कही, इन्होंने भी न्याय पंचायत बनाने की बात कही। इसके अलावा एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा, एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड जो भी कार्य होगा, इसके इलेक्शन से लेकर वो सारा का काम कौन करेगा? ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल करेगा। जो भी इसमें इसके अथॉरिटी पर्सन जो जाएंगे, यानी कि इलेक्शन से लेकर इसके अदर जो भी इश्यूज होंगे, जो भी मैटर होंगे पंचायती राज के, वो कौन देखेगा? इसमें बनाई हुई जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा उसके द्वारा इस चीज़ को देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो कमेटी है वो थुंगल कमेटी है। इस कमेटी का गठन 1988 में हुआ था। ये कंसल्टेंसी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का एक सब कमेटी थी जिसको पीके थुंगल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसको बोला गया था कि आप एक पॉलिटिकल और एवं एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कर सके। इस कमेटी ने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइजेशंस यानी कि पीआरआई को बताया था कि भाई आप इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दो। इसके बाद इन्होंने भी पंचायती राज सिस्टम का जो फ्रेमवर्क बताया था वो भी 3 टियर का बताया था, यानी कि विलेज लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये 3 फ्रेमवर्क इन्होंने भी बताया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? जिला परिषद को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट परिषद जो जिला परिषद होगा उसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में एक इम्पोर्टेंस देती। पंचायती राज जो बॉडीज़ होगा उसका जो टेन्योर होगा, पहली बार किसी कमेटी ने इसके टेन्योर की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो इसमें जो मेंबर चुन कर आएंगे उनका जो टेन्योर होगा ना, उनका जो टर्म होगा वो फिक्स होगा। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए।
ताकि ये अच्छे से काम कर सके। इसके बाद इन्होंने कहा कि लगातार 6 मंथ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बॉडी को समाप्त करके नहीं रखा जाता। मतलब अगर एक पंचायत व्यवस्था डिसॉल्व होती है तो उसका गठन जो है 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। बिना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बॉडी नहीं चल सकती। इसके बाद यह बोला गया कि हर स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होगा। इस कमेटी ने बोला कि हर एक स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होगा और इसका काम क्या होगा, ये तय करना होगा कि किस राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पैसे कैसे एलोकेट किया जाए। मतलब फाइनेंस कमीशन का ये काम होगा कि पंचायती राज में जो पैसा एलोकेट किया जाएगा वो कैसे होगा, ये काम करेगा फाइनेंस कमीशन हो करेगा, स्टेट वाले। आगे चलते हैं। इसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी, लास्ट वन इज गडगिल कमेटी। ये बनाई गई थी 1988 में। इसने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की बात कही। मतलब आप देखो, इतनी सारी कमेटियों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन गवर्नमेंट का एक काम करने का तरीका, सिनेरियो देखो, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि मशीनरी जो में कैसे हो रहा था, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी में कैसे हो रहा था काम, ये आप देख सकते हैं कि भाई इतनी कमेटियों ने रिकमेंड किया कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूलाइज कीजिए, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दीजिए, लेकिन फिर भी टाइम पे टाइम लगता ही जा रहा था। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार रहे हैं। इस कमेटी ने बताया था, इस कमेटी ने भी 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क को बोला कि इसमें भी 3 टियर पंचायत फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो विलेज लेवल पे हो, वो ब्लॉक लेवल पे हो और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। इन्होंने बताया था कि जो इनके जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स तक फिक्स होगा, मतलब 5 साल तो कम से कम होंगे ही होंगे। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मतलब ये तीनों स्तर पर जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन करके जो मेंबर का चुनाव होगा वो होगा। फिर इन्होंने जो बताया, रिकमेंड किया था, वो बताया था कि SC ST प्लस वीमेन, महिलाओं के लिए पहली बार महिला आरक्षण की बात अगर किस कमेटी ने की थी तो वो गडगिल कमेटी ने ही बताया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इन्होंने इस चीज़ को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, रिजर्वेशन देने की बात की है। इसके अलावा इस कमेटी ने बताया कि भाई आप इनको टैक्सेशन का पावर दो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को टैक्सेशन का पावर दो, ताकि वो अपने जो टैक्स मनी के जो रिसोर्सेस है वो खुद कलेक्ट कर सके और अपना काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। इसमें क्या था, इसमें जो पहली कड़ी थी राजीव गांधी गवर्नमेंट में, सरकार में हुई थी। इन्होंने एक अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था, 64th अमेंडमेंट बिल, और ये कब किया था, 1989 में। इस अमेंडमेंट, हालांकि ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया था, ये गिर गया था। उसके बाद आई VP सिंह की सरकार। VP सिंह सरकार ने जून 1919 में, यानी कि 1990 में, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी स्टेट है ना, जितने भी सारे स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई कि हाँ आप मीटिंग करते हैं हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं, सितंबर 1919 में इनकी सरकार गिर गई। जून में इनकी सरकार आती है और सितंबर 1919 में इनकी सरकार गिर जाती है। तो इनका जो किया हुआ मसौदा था वो भी वहीं ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है। इन्होंने सितंबर 1991 में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के रूप में पास हुआ। आगे चलते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, यह एक्ट जो है वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। लेकिन ये लागू कब बना, कब था, 1992 में हुआ था। प्रभाव में कब आया था, 1993 में था। इसके अलावा इसके तहत एक न्यू चैप्टर को ऐड किया गया था, पार्ट जो है 9 को ऐड किया गया।
इसके थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो प्रोविज़न था वो आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक इसके प्रोविज़न को किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ इसके साइलेंट फीचर भी है, इसको भी देखते हैं कि ये है क्या आखिर। सबसे पहले था ग्राम सभा। ग्राम सभा, यह अधिनियम पंचायती राज सिस्टम के ग्राम सभा को प्रावधान में लाने की बात कहता है। उसके बाद 3 टियर सिस्टम, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमवर्क होगा 3 लेवल पे होगा। वो होगा विलेज लेवल पर, वो होगा ब्लॉक लेवल पर, वो होगा जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि गांव के स्तर पे होगा, ब्लॉक के स्तर पे होगा और जिला के स्तर, तीनों स्तर पे ये फ्रेमवर्क होगा। उसके बाद था इलेक्शंस ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन, यानी कि तीनों लेवल पर जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे मेंबर और चेयरपर्सन के। रिजर्वेशंस की बात कही, रिजर्वेशन जो की बात कही सीटों के लेकर, उसमें जो था एससी और एसटी को इनके पॉपुलेशन के हिसाब से, टोटल पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से सीटों का रिजर्वेशन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद बात हुई थी ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज। इनका जो टेन्योर होगा वो फिक्स होगा, इनका जो ड्यूरेशन होगा फिक्स होगा, कितने, 5 साल के लिए। डिसक्वालिफिकेशन यानी कि जो मिनिमम एज होगा वो 21 साल तक होगा ही होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम जो होगा वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो चुनाव होगा उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसेस होगा, डायरेक्शन होगा, वो सारा का जो अथॉरिटी पर्सन होगा वो कौन होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशंस। यही सारे कुछ देखेंगे। इसके बाद है पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड जो फंक्शन है, ये स्टेट असेंबली के द्वारा पंचायती राज को आवश्यकता के अनुसार पावर देगा, जिसके वो एक सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बना सके। मतलब जो स्टेट असेंबली होगा ना, सीधे तरीके से आप समझो, स्टेट असेंबली होगा वो भाई इनको पावर देगा, किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कुछ शक्तियाँ देगा समय के अनुसार, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वतः ही अपने अनुसार एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, उसको संचालित कर सके। इसके बाद है फाइनेंस। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पंचायत को टैक्स लगाने का, इसके द्वारा टैक्स लगाने का इनको अधिकार दिया जाएगा, ताकि वो टैक्स लगा सके और उसको कलेक्ट कर सके, ताकि अपने हिसाब से जीरो अपने संसाधनों को जुटाने के लिए वो उनके पास फाइनेंशियल एक प्रोविज़न भी हो सके। उसके बाद था फाइनेंस कमीशन। गवर्नर स्टेट के में प्रत्येक 5 साल में, स्टेट का जो गवर्नर होगा राज्य में प्रत्येक 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जो एक रिव्यू करेगा कि जो ये रिव्यू करेगा कि मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पैसे देने की कितनी ज़रूरत है, एलोकेट करने की कितनी ज़रूरत है। इसके बाद है स्टेट एंड एरियाज़। इसमें था कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट एंड ड्यूटी को अपवादों यानी किसी अमेंडमेंट के साथ इसको लागू करने की डायरेक्शन भी दे सकता है। इसके बाद है 7th शेड्यूल। ये क्या है? भारत के संविधान में एक नया चैप्टर, नया जो पार्ट है उसको ऐड किया गया 11th शेड्यूल को। इसके इसके द्वारा इसमें स्टेट लिस्ट के जो स्टेट सब्जेक्ट है ना, उसके 29 यानी कि 29 सब्जेक्ट को पंचायत राज सिस्टम यानी पंचायत को सौंप दिया गया है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपलसरी एंड वॉलेंटरी प्रोविज़न क्या है, इसको देखते हैं। इसके तहत एक विलेज, एक गांव होगा या ग्रुप ऑफ विलेज में ग्राम सभा का गठन होगा। सभी लेवल पर जो होगा ना, वो इलेक्शन जो होगा ना डायरेक्ट होगा, मतलब तीनों चरण पे, जितने चरण पे होंगे उसमें जो इलेक्शंस होंगे वो उनके जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होगा ना, मतलब मिनिमम जो एज होगा ना वो 21 साल का होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार जो होगा वो 21 साल का होगा। उस एरिया के, इसके अलावा इसमें क्या वॉलंटियर प्रोविज़न किए गए थे, उस क्षेत्र के पंचायती राज क्षेत्र के सर्कल के जो भी एमपी हैं, इसके अलावा
स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनको भी इस इंस्टीट्यूशंस में शामिल किया जाएगा, मतलब उस एरियाज़ के एमपीज़ को। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए उस एरिया के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनको भी इस संगठन में, इंस्टीट्यूशन के दायरे में लाया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज पीसा एक्ट 1996 यानी कि एक्सटेंशन एक्ट है। विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 9 जो है वो 5th शेड्यूल में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जो 5th शेड्यूल है उस पे, उस एरिया पे वो लागू नहीं होता। हालांकि पार्लियामेंट इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन सहित क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान जो है, इस जो प्रावधान किए गए थे इसके तहत पार्लियामेंट यानी कि जो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट ने पंचायत के इस प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्र एरियाज के विस्तार करके जो एक्ट 1996 पारित किया गया उसी को ही पीसा एक्ट कहते हैं या विस्तार अधिनियम कहा जाता है इस चीज़ को। यानी कि 5th शेड्यूल्स में जो चीज़ें लागू नहीं हो सकती उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया था, और वो प्रोविज़न कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, जो चीज़ों को लगाएगा। उस प्रोविज़न पे जो बनाया गया था, प्रावधान था, उसी को पीसा एक्ट 1996 यानी कि विस्तार अधिनियम भी कहते हैं। इस तरह हमने पंचायती राज सिस्टम के हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट किया और समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बात और है, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो का पीडीएफ तथा कि करंट अफेयर्स से जितने भी पॉइंट्स हैं उसके भी पीडीएफ्स और पिक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।